तो स्वागत है आप सभी का अपने पशु परिचय की क्लास में। देखो, सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए, उसका सिलेबस है जो 2 पार्टों में विभाजित है। पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। इसमें कुल कितने क्वेश्चन है? 105। इसमें 105, पार्ट बी में 45। ठीक है। सब्जेक्ट की बात करें इसमें तो राजस्थान जी राजस्थान जी की कंप्लीट है, जिसमें ज्योग्राफी भी, हिस्ट्री भी और उसके अलावा कल्चर भी। उसके अलावा बात करें तो करंट, तो करंट ओनली राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान जी के करंट अफेयर, उसके अलावा मैथ्स। तो लास्ट में अगर अपन बात करें तो वो है सामान्य साइंस। तो ये पार्ट है जो कुल कितने क्वेश्चन है? 105, जिसमें राजस्थान जीके, करंट अफेयर, मैथ्स और सामान्य साइंस। पार्ट बी में एक और एकमात्र सब्जेक्ट है, कौन सा? एनिमल हस्बेंड्री। अकेले एनिमल हस्बेंड्री का कंटेंट कितना है? 45 क्वेश्चन। देखो, इसमें भी अगर अपन डिवाइडेशन करें तो राजस्थान जी की 105 में से लगभग 50-55 के आसपास क्वेश्चन मोटे मोटे तौर पे देख रहे हैं। अब अपन सटीक तो है नहीं कि भाई कंप्लीट पता हो कि कितने हो सकते हैं। दूसरा करंट 10 से 15 के आसपास में होते हैं। 10 से 15 के आसपास ही में कितने हो गए भाई? 50, 60, 70। तो 15 से 20 के आसपास साइंस। 50, 30, 70, 80, 90। अब इसमें अपने 10-10 ही माना है, हो सकता है 15-15 आ जाए दोनों में। तो ये कंटेंट कुल कितने हैं? क्वेश्चन है 105। एनिमल हस्बेंड्री में कुल कितने क्वेश्चन है? 45। तब जाके कुल क्वेश्चन कितने होंगे? 150 नंबर का जो ये है पूरा मीटर है। अब अपन बात करें जैसे कि मैं, तो मेरे द्वारा आपको एक तो एनिमल हस्बेंड्री, उसके अलावा राजस्थान पोर्शन पूरा, और एक करंट अफेयर है, ये तीनों किए जाएंगे। तो लगभग 50 का ये, 45 का ये, लगभग 10, यानी कि 45 और 50, 95, 10, लगभग 105 क्वेश्चन के आसपास का जो मैटर है वो तो मैं करूंगा आपको। इसके अलावा मैथ्स की बात करें तो वो आशु सर, और सामान्य साइंस जो डॉक्टर बीरबल जी करवाएंगे खुद आपको। ज़्यादा नहीं है, 5-10 क्लासों में हो जाएगी। डॉक्टर बीरबल जी या फिर डॉक्टर सपना मैडम के द्वारा आपको ये जो सामान्य साइंस है वो करवा दी जाए। ठीक है। अब बात करें अपन तो अपना पार्ट है राजस्थान जीके, एनिमल हस्बेंड्री और करंट, उन पे बात करते हैं थोड़ा सा। देखो, आज राजस्थान हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। जो सिलेबस के बारे में समस्या थोड़ी है भाई आपको। अरे बोलो तो सही। देखो, कंप्लीट अगर अपन इतिहास की बात करें तो इतिहास को बांटा गया है 3 भागों में। किसने बांटा ये भी बात करेंगे अपन। सबसे पहले आता है प्राचीन भारत। ठीक। दूसरे नंबर पे मध्यकाल।
मैं बोले तो मध्यकालीन भारत। और तीसरे नंबर पे आता है क्या, आधुनिक भारत। तीसरे नंबर पे आता है आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकाल और आधुनिक भारत। देखो प्राचीन भारत में था जो शासन किसने किया था, भारतीय राजाओं ने ही किया। प्राचीन भारत में शासन किसने, भारतीयों ने। मध्यकाल में मुगलों ने। मध्यकाल में शासन किसने किया था, मुगलों ने। आधुनिक भारत में शासन कौन करेंगे, अंग्रेज। ध्यान रख लेना, ऐसे अंग्रेज में से, ठीक है। तो प्राचीन भारत में शासन किसने किया था, भारतीयों ने। मध्यकाल में किसने, मुगलों ने। और आधुनिक भारत में किसने किया था, अंग्रेजों ने। अब देखो ये थोड़ा सा खतरनाक नाम है प्राचीन भारत का, लेकिन अपने लिए सहूलियत ये है कि राजस्थान का कोई भी मैटर है जो प्राचीन भारत से कनेक्ट नहीं है। इसमें अगर प्राचीन भारत में अगर अपन बात करें तो इसकी शुरुआत होती है प्री हिस्टोरिकल एज, जिसे बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल एज। फिर उसके बाद आता है प्रोटो हिस्टोरिकल एज, जिसे बोलते हैं आद ऐतिहासिक काल। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की उत्तरजीविता। उसके अलावा वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता। उसके बाद पढ़ते हैं अपन महाजनपद काल। महाजनपद काल, बुद्ध युग, जैन धर्म, वो भी इसी जनपद काल के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा मौर्य वंश। फिर टॉपिक आ जाता है उत्तर मौर्य या फिर बोले तो गुप्त काल, पूर्व गुप्त काल और उत्तर गुप्त काल। देखो इन चीजों से हमें एक ही ध्यान रखना है, इस समय जो प्राचीन भारत चल रहा है ना, इस समय जो मुख्य केंद्र है वो मुख्य केंद्र दिल्ली ना होके ये बिहार पटना वाला क्षेत्र है ना, पाटलिपुत्र वगैरह। मुख्य भारत का केंद्र कहाँ था, पटना, बिहार के आसपास। यही रीजन है कि ये राजस्थान से थोड़ा सा ये प्राचीन भारत है जो क्या नहीं होता है, कनेक्ट नहीं होता। इसको देखो, अगर अपन सिंपल वे में बात करते भारत की तो और राजस्थान पड़ रहा है यहाँ और बिहार आ रहा है इसके आसपास। तो देखो राजस्थान से दूरी कितनी है, इस कारण ये राजा थे जो इस क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेंगे। सीधी सी एक बात है यार, अगर अपने गांव में लड़ाई हो रही है और दूर हो रही है दूसरे गांव में तो अपने को प्रभावित थोड़ी करेगी, लेकिन अगर अपने पड़ोस में हो रही है तो वो लड़ाई है जो अपने को भी प्रभावित करती है। तो इस समय जो भारत जो मेन केंद्र था वो कहाँ था, पटना, बिहार के आसपास, और वो राजस्थान से दूर था। इसी वजह से जो प्राचीन भारत है इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है राजस्थान में। उसके बाद हर्षवर्धन काल जब आता है उस समय केंद्र आ जाता है कन्नौज के आसपास। थोड़ा सा खिसक कर आ जाता है, जो भी थोड़ा बहुत प्रभावित करता है, कोई बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता। तो अपने पीछा छूट जाता है किससे, प्राचीन भारत। इसका मतलब है कि अपने को प्राचीन भारत नहीं पड़ सकता राजस्थान के अंदर। राजस्थान में सबसे मेन आते हैं मुगल। मध्यकाल जो है पूरी राजस्थान हिस्ट्री कहीं ना कहीं इसके पास ही, और थोड़ा बहुत किसमें आ जाता है, आधुनिक भारत में। तो देखिए अपन तो इसका तो काम हो गया कि अपन को पढ़ना ही नहीं है कौन सा, प्राचीन भारत। देखो मध्यकाल में अगर देखिए तो इसको भी दो भागों में बांट लो, कौन से, राजवंश और कला व संस्कृति। और कला संस्कृति तो खुद ही एक पार्ट हो गया राजस्थान जीके का। कौन सा ज्योग्राफी, इतिहास और कला संस्कृति। तो कला संस्कृति अपन जो कला संस्कृति पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे राजवंश अपन।
और राजवंश इतने हैं कि आप पढ़ते पढ़ते खुद ही बोलोगे तो नाम मुझे पीछे छोड़ दे अब तो। इतना राजवंश जैसे कि चौहान वंश, चौहान भी कौन कौन से, सांबर के चौहान, नाडोल के चौहान, उसके अलावा जालोर के चौहान, उसके अलावा अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, कोटा के, बूंदी के और सिरोही के चौहान। ठीक है, तो ये कौन से हैं चौहान वंश। उसके अलावा मेवाड़, मारवाड़, उसके अलावा करौली का राजवंश, करौली का इतिहास है। उसके अलावा भरतपुर का जाट वंश, उसके अलावा जैसलमेर का भाटी वंश, और देखें बीकानेर का इतिहास है, बीकानेर का राठौड़ वंश, और भी अपन देखें तो किशनगढ़, किशनगढ़ का राठौड़ वंश या इतिहास। तो चौहान, मेवाड़, मारवाड़, करौली, भरतपुर, जैसलमेर, बीकानेर और राठौड़ों का, किशनगढ़ के राठौड़ों का अपन क्या पढ़ते हैं इस इतिहास, चौहान इस मध्यकाल के अंतर्गत। आधुनिक भारत में क्या क्या पढ़ते हैं अपन देखो। आधुनिक में कौन आ गए भाई, अंग्रेज। तो इस समय पढ़ते हैं अपन क्या क्या, एक तो सहायक संधियां, सहायक संधियां और अधीनस्थ संधियां। उसके अलावा 1857 का विद्रोह। अब 1857 का विद्रोह है जो भारत में भी है और राजस्थान में भी है। उसके अलावा किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, उसके अलावा प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, उसके अलावा एकीकरण, और भी अपन बात करें तो प्रमुख क्रांतिकारी। ठीक है, अब इन राजाओं या इन राजवंशों द्वारा जो भी काम किए जाएंगे वो चले जाएंगे सीधे सीधे काम राजस्थान की कला और संस्कृति में। जैसे कि उन्होंने तालाब बनवाए, बावड़ियां बनवाई, प्रमुख महल बनवाए, दुर्ग बनाए, मस्जिद वगैरह जो भी चीजें थी वो पूरी कहाँ चली जाएंगी, कला और संस्कृति में। तो ये ऊपर से बेस था, अपने इतिहास को बांट के देखा कि कहाँ कहाँ कैसा कैसा था। तो अब आप सबसे पहले हेडिंग डालो कौन सा, राजस्थान का इतिहास। तो अपन स्टार्टिंग करें जितनी कहां से, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में भी सबसे पहले हेडिंग डालो सांबर के चौहान। डालिए भाई। तो अपन इस शुरुआत करें इसकी राजस्थान के इतिहास की, उसमें भी कहां से, सांबर के चौहानों से। अब इसमें भी हेडिंग डालो एक छोटी सी, उत्पत्ति के सिद्धांत। डालिए भाई। देखो
कि अपन पढ़ते हैं उत्पत्ति के सिद्धांत। देखो उत्पत्ति के सिद्धांत अपन क्यों पढ़ते हैं, 712 में भारत पर हो गया था मुस्लिम आक्रमण। उसके बाद जो ये मध्यकाल आता है 712 से और 12वीं शताब्दी के आसपास का जो टाइम पीरियड है, इस समय के क्या है अपने पास प्रमुख, या जो इस समय के जो स्रोत थे अपने पास वो नहीं थे। इस आधार पर अपन अनुमान लगाते हैं कि भाई चौहान कौन थे, कहाँ से आए थे। इस वजह से अपन पढ़ते हैं कि उत्पत्ति के सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत लिखो, अग्निकुंड का सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन सा है भाई, अग्निकुंड का सिद्धांत। किसने दिया भाई, अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? देखो ऐसे ध्यान रखना, अग्नि, अग्नि यानी आग, जिन्हें आग भी बोला अपन, ऐसे अग्निकुंड, और जैसे चंद्रवर्ताई। तो अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया था? चंद्रवर्ताई ने। देखो चंद्रवर्ताई ने एक ग्रंथ भी लिखा था, कौन सा? पृथ्वीराज रासो। याद रखना है ये, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवर्ताई ने। जब मैंने पहली बार पेपर दिया था 2018 में, तब हमारे समय ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो अग्निकुंड का सिद्धांत था वो किसने दिया था? चंद्रवर्ताई ने। मेरे इस वजह से याद है कि मेरा खुद का ही गलत हुआ था, ठीक है। तो जो गलती मैंने की है वो आप माफ करना। अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया था? चंद्रवर्ताई ने। आंख से ध्यान रखना कि अग्निकुंड में से क्या निकलती है, आंख से अग्निकुंड, जैसे चंद्रवर्ताई। चंद्रवर्ताई की रचना कौन सी? पृथ्वीराज रासो। देखो तो इस सिद्धांत में ये क्या बताते हैं चंद्रवर्ताई साहब की भाई, आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे कौन? वशिष्ठ। विश्वामित्र बना वशिष्ठ कर रहे हैं। तो ये जब मंत्र डाल रहे थे भाई यज्ञ में, तो मंत्र डालते डालते ऐसा मंत्र डाला इन्होंने कि 4 जातियों का उद्भव हुआ अग्निकुंड सिद्धांत के हिसाब से। कौन कौन सी जातियां? पहली निकली प्रतिहार, परमार, चालुक्य, और चौथा कौन सा? चौहान। देखो है ध्यान रख लियो, ये दोनों क्रिया में, मतलब या तो पापा और पापा भाई को चाचा, पापा और पापा भाई चाचा। मतलब जब वशिष्ठ जी यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ में से 4 जातियों को उद्भव हुआ। कौन कौन सी? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ये बात बता रही है कौन? चंद्रवर्ताई साहब। आगे चल के इस मत का समर्थन किया है। अगर बात करें अपन इसका समर्थन किसने किया, तो इस मत का समर्थन किया मोनोक्लेनिस ने। ठीक है। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण नहीं है, कौन है? सूर्यमल मिश्रण। तो देखो अग्निकुंड का सिद्धांत, तो आंच किसने दिया? अग्निकुंड, जैसे चंद्रवर्ताई। क्या बताया कि भाई गुरु वशिष्ठ थे जो आबू पर्वत पर क्या कर रहे थे? यज्ञ। वहां 4 जातियां उत्पन्न हुई, कौन से? प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। पापा और पापा भाई चाचा, ये बताया था इन्होंने। तो आगे चल के इस मत का समर्थन किसने किया था? मोनोक्लेनिस और सूर्यमल मिश्रण। तो ये था अग्निकुंड का सिद्धांत। देखो इन्होंने भी बताते हैं कि भाई यज्ञ इसलिए किया था कि जो ये
बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो आए थे उस समय ये क्या हुए थे, जो क्षत्रिय वंश थे उन्होंने क्या किया था, इन धर्मों को अपना लिया था, इनकी युद्ध के प्रति रुचि नहीं थी। तो उन जो अमानवीय ताकत है जो आक्रमण कर रही थी उनको रोकने के लिए वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया था। फिर 4 जातियों को उत्पन्न हुई, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। तो मैंने आपको नोट्स में पीडीएफ भी डाल दी, उसमें पहले ही सिद्धांत कौन सा है, अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया, चंद्रगुप्त है। अब हेडिंग डालो दूसरा। नोट्स तो आप घर जाके बना ही लोगे, घर जाके क्या मैंने आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ दे रखी है, मैं समझाऊंगा आपको एक बार यहाँ, दूसरे दिन आएंगे तो एक बार रिवाइज और करेंगे इनको, तो 3-4 बार करेंगे, याद हो जाएंगे। यहाँ लिखवाने से मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। दूसरा लिखो, दूसरा है भाई ब्राह्मणों से उत्पत्ति। तो पहला सिद्धांत देख लिया अपन ने, कौन सा, अग्निकुंड का सिद्धांत कौन दे रहा है भाई, चंद्रगुप्त। और उसका समर्थन कौन कर रहे हैं, गुणोत्तनैण और सूर्यमल मिश्र। दूसरा है कौन सा, ब्राह्मणों से। देखो इसको भी ऐसे ध्यान रख लेना, वैसे बिचौलिया, ठीक है, इसी वैसे बिचौलिया, इसी वैसे वत्स, वैसे बिचौलिया, वैसे वत्स। देखो वे और वे में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, ये डंडा लगा दे तो वे, और अगर ऐसे रह गया तो वे। तो बिचौलिया शिलालेख, बिचौलिया शिला, सॉरी बिचौलिया अभिलेख, जानते हो क्या भाई शिलालेख और अभिलेख में अंतर क्या होता है? शिलालेख तो अच्छा, और अभिलेख देखो इधर, शिलालेख, अभिलेख, अरे होती है प्रशस्ति। पहली चीज तो ये ध्यान रखो, तीनों ही पत्थरों पे, तीनों ही किस पे होती है, पत्थरों पे। अब अभिलेख में तो क्या होता है, पूरे वंश की जानकारी होती है, ठीक है। शिलालेख में व्यक्तिगत जानकारी, मतलब पर्सनली, जैसे आप खुद के बारे में कुछ लिखोगे तो शिलालेख नहीं, अभिलेख नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, शिलालेख होगा। वो आएगा जैसे अशोक का 13वां शिलालेख, 14वां, 10वां शिलालेख, ऐसे। और प्रशस्ति होती है, वो प्रशंसा के लिए लिखी जाती है, उसमें कंप्लीट जो राजवंश होता है उसके बारे में लिखी जाती है। तो ठीक है, आ गया समझ में। शिलालेख क्या होता है, पर्सनल खुद के लिए, अभिलेख पूरे वंश के लिए। तो बिचौलिया अभिलेख बता रहा है कि भाई ये कौन थे, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। तो बिचौलिया अभिलेख बता रहा है कि भाई ये थे, ब्राह्मणों से थे, और ब्राह्मण भी कौन से थे, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। आगे चलकर अगर देखिए अपन तो डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, और डॉक्टर दशरथ शर्मा की एक किताब है जो आपको याद रखनी है, जैसे कि चंद्रप्रदाय की पुस्तक, क्या नाम था रे, पृथ्वीराज रासो। ऐसे डॉक्टर दशरथ शर्मा की बुक थी कौन सी, वाया याद है तुम, द अर्ली चौहान डायनेस्टी, ठीक है। और एक और ये जिनको बोलते हैं नयामक खंड, या इनको बोलते हैं
कविजान, इनकी रचना है कौन सी? कायम रासु। उसमें ये दोनों ही क्या करते हैं, इनका इस मत का समर्थन करते हैं। तो देखो इसको ऐसे याद रखना, डी। अरली चौहान को तो भूल जाओ, सीधा क्या दाग पकड़ो, डी। मतलब डायनेस्टी दशरथ शर्मा ने लिखी। उसके अलावा कविजान कैसे, कविजान ने क्या लिखा? कायम रासु। तो अपन ने दो सिद्धांतों के बारे में पढ़ लिया, पहला अग्निहोत्र का सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत कौन सा था? ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों से जो था वो किसमें? बिजोलिया अभिलेख में। और बिजोलिया अभिलेख में उनको बताया गया है कौन? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। इस मत का समर्थन कौन कौन कर रहे हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा, जिनकी रचना कौन सी? डायनेस्टी, यानी कि द अर्ली चौहान डायनेस्टी। दूसरे कौन थे? नया मत खाया, इनको बोलते हैं जान कवि, जिनकी रचना कौन सी? कायम रासु। इस सिद्धांत में ये क्या बताते हैं कि भाई इनकी जो ये वत्स गोत्रीय क्या थे? ब्राह्मण थे। ठीक है। तीसरा लिखो, विदेशी। तीसरे कौन से हैं? विदेशी। ज्यादा कोई खास बात को ना। विदेशी कौन होते हैं? जो कौन होते हैं भाई? तो जोर से तो बोलो। जो दूसरे देशों के होते हैं। तो इस मत का भी, इस मत के बारे में कौन बताएंगे? जो तो दूसरे देश के होंगे, यहाँ के नहीं होंगे। इस मत में किस किस का नाम आता है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड का एक दूसरा नाम होगा, बताओ क्या है? घोड़े वाले बाबा। इसके अलावा राजस्थान के, राजस्थान इतिहास के जनक, इनको कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड। इसके अलावा अगले हैं विलियम क्रूक, और तीसरे हैं स्मिथ शाह। ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो चौहान थे वो कौन थे? ये भारतीय नहीं थे, ये कहां से आए हुए थे? विदेशियों से। सीधा सीधा रख लेना कि विदेशियों की वो कौन करेगा? जो विदेशी होंगे। तो ये तीनों ही क्या है? विदेशी। कर्नल जेम्स टोड, विलियम क्रूक और स्मिथ। देखो इनमें बहुत ज्यादा कुछ समझने के लायक है नहीं, ये सिद्धांत है, इनको अपने को सारों को पढ़ना पड़ेगा। तो विदेशी सिद्धांत ही बताएंगे कहां से आए थे? विदेश से। चौथा लिखो, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो इनको सूर्यवंशी कौन कौन मानते हैं? देखो इसमें इसको ध्यान रखना है अपने को। विग्रहराज, चतुर्थ का अभिलेख, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ का जो अभिलेख है उसमें भी लिखा गया है कि भाई ये चौहान थे जो कौन से वंशी थे? सूर्यवंशी। उसके अलावा हम्मीर महाकाव्य, उसके अलावा हम्मीर रासो,
और एक ग्रंथ है वो पूरा, उसका नाम है कानड़ दे प्रबंध। और एक आदमी होगा इसमें GH ओझा। देखो आप यहाँ रफली लिख लो, रफली नोट्स बना लो, बाकी मैं आपको टेलीग्राम चैनल बता ही रखा हूँ, एक बार रिकॉर्ड देता हूँ। GK भाई तेजपाल यादव है, इस पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। उसके अलावा चंद्रवंशी देखिए पर तो ये मानता है तो अबू का अचलेश्वर अभिलेख। और दूसरा कौन सा है, फांसी का अभिलेख। देखो विग्रहराज चतुर्थ का जो अभिलेख है इसमें सीधा सीधा क्या लिखा हुआ है कि भाई ये कौन थे, सूर्यवंशी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है अपने को। हम्मीर महाकाव्य क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा कि हम्मीर महाकाव्य ग्रंथ के अनुसार चौहान थे वो कौन से वंश के थे, सूर्यवंशी। देखो इसको ऐसे ध्यान रखना, हम्मीर महाकाव्य लिखा किसने था, नहीं चंद्र सूर्य। देखो महा यानी बड़ा, और दुनिया में बड़े क्या है, चांद, और चांद से भी बड़ा क्या है, सूरज। तो हम्मीर महाकाव्य किसने लिखा था, नैनचंद्र सूर्य। हम्मीर रासो किसने लिखा था, सारंगधर और जोधराज। पहले लिखा था इसको सारंगधर में, फिर बाद में इसने जोधराज। तीसरा है कानड़ दे प्रबंध। ये भी मैंने आपको कभी पहले पढ़ाया था, तब बताया था कौन को, किसने, पद्मनाभ जी। शाबाश। कानड़ दे प्रबंध और वीरमदेव सोनग्राही बात, ये दोनों ग्रंथ किसने लिखे थे, पद्मनाभ जी ने। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका टाइप क्या रहेगा, जैसे कि इन तीनों में से कोई सा दे दें, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो या कानड़ दे प्रबंध ग्रंथ के अनुसार राजपूतों या चौहानों की उत्पत्ति थी वो कैसे हुई थी, या कौन से वंश के थे, ये तो सूर्यवंशी थे। उनको लिख लो ऐसे कैसे। और चौथे थे GH ओझा, यानी कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा। GH ओझा साहब, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये सभी जो चौहानों को कौन से वंश से मानते हैं, सूर्यवंश से। कौन कौन, एक तो विग्रहराज चतुर्थ का जो अभिलेख है वो, उसके अलावा हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो, कानड़ दे प्रबंध जो किसने लिखा, पद्मनाभ जी ने, और GH ओझा यानी गौरीशंकर ओझा साहब। इधर बात करें अगर चंद्रवंशी, तो चंद्रवंशी मानते हैं तो आबू का अचलेश्वर अभिलेख। देखो सेम है, ये इतना बड़ी बात नहीं होता, तो ऐसे ध्यान रखना, आबू अचलेश्वर और अभिलेख तीनों ही सेम वर्डिंग है, आबू अचलेश्वर अभिलेख। फिर इसको ध्यान रखना होता है, ऐसे रख लेना, आबू की जगह ध्यान रखना ना, बाबू है ना। तो बाबू क्या करती रहती है, हंसती रहती है ना। तो आबू का अचलेश्वर अभिलेख और दूसरा फांसी का अभिलेख, ये दोनों हैं इनके सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताते हैं। तो हम्मीर महाकाव्य के अनुसार जो किसने लिखा, नैनचंद्र सूर्य ने। तो अपन ने कितने सिद्धांतों की बात कर ली, 3 सिद्धांत। पहला कौन था, अग्निकुंड का सिद्धांत, किसने दिया भाई, चंद्रप्रदायी। चंद्रप्रदायी की रचना कौन सी, पृथ्वीराज रासो। देखो उसमें भी
वो हो जाती है, एक है पृथ्वीराज विजय। विजय लिखी थी जयानक ने, तो ये जय से जय मिला लेना, इसको कंफ्यूज नहीं होंगे कभी, ठीक है। विजय तो किसने, जयानक ने। और पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाइया पढ़ो तो बाकी इसको चंद्र बरदाई लिखी ताकि याद रह जाए, है ना। रैसे रासो। अब ऐसे देख रहे हैं ना, कंफ्यूज नहीं हो। पृथ्वीराज विजय, जय में क्या आ रहा है, जय, जैसे जयानक ने लिखी, उसके अलावा पृथ्वीराज रासो किसने लिखी, चंद्र बरदाई। दूसरा पढ़ा था अपन ने कौन सा, ब्राह्मण वंशीय, जो कौन से अभिलेख से पता चलता है अपने को, बिजोलिया अभिलेख से। कौन से गोत्रीय थे, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। और उस मत का समर्थन किया था किसने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, जिनकी बुक कौन सी थी, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। इसके अलावा किसने किया था, नियामत खान साहब, जिनको बोलते हैं क्या, जान कवि, उनकी रचना क्या, कायम रासो, ठीक है। तीसरा पढ़ा अपन ने कौन सा, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, इनके बारे में जो अपन ने रिटर्न करी थी, ठीक है। इसके अलावा दो और बताते हैं, वो इंद्रवंशीय भी बताते हैं कुछ लोग, जो अपने को इतने ज्यादा काम में नहीं रहते। कुछ लोग बताते हैं जो मालवों से संबंधित थे, लेकिन उन चीजों के बारे में अपने को ज्यादा ध्यान नहीं देना। अपने को तीन अग्निगुण सिद्धांत, उसके अलावा ब्राह्मण, तीसरा विदेशी और चौथा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। अब देखो इनकी शाखाएं, हेडिंग डालो, शाखाएं, चौहानों की शाखाएं। देखो ये टॉपिक बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, मैं एक साथ ही आपको बना के बता दूंगा। आज अपन शाखाओं के बारे में बात करेंगे, फिर कल की क्लास में है जो एक एक चौहान के जो शासक है उनको लेके चलेंगे, ठीक है। देखो देखो सबसे पहले जो चौहानों की उत्पत्ति हुई थी ना, वो कहाँ से हुई थी, सामर झील। और सामर झील कहाँ है भाई, बस जयपुर में, मैंने सुना था अजमेर में है। हाँ, 3 जिलों में है ना, कौन कौन से, ऐसे ध्यान रखना ना, सांबर, जोर से तो बोलो तो थोड़ा। जयपुर, जयपुर, अजमेर, नागौर, अजमेर, डीडवाना, सांबर। सांबर में कितना अक्षर, तो जिले में कितने, 3 जिले। तो अपने 2-4 दिन वॉइस की प्रॉब्लम रहेगी, उसके बाद अपन उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सांबर झील भी कितने जिलों में है, 3 जिलों में। सांबर में अक्षर भी कितने हैं, 3। सबसे पहले चौहान सांबर, ठीक है। यहाँ से कुछ उठ के जाएंगे कहाँ, नाडोल, और कुछ यहाँ से उठकर कहाँ चले जाएंगे, जालौर। सबसे पहले सांबर से कहाँ जाएंगे, नाडोल से कहाँ जाएंगे, जालौर। ये ऐसा ही होता है जैसे कि आप, कि यार मेरे पूर्वज कोई भी मान लो पहले रहते तो कहीं दूसरी जगह, अब अपन आके रहने लग गए यहाँ, अब अपनी औलाद है वो कहीं और जाके रहने लग जाएंगे। तो इसी तरीके से ये हुआ, सबसे पहले सांबर में गए, सांबर से कहाँ गए, नाडोल, और नाडोल से कहाँ गए, जालौर। देखो सांबर से भी शाखाएं चलेंगी। सांबर से कौन से, अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहान, उसके बाद रणथंभौर के चौहान, नाडोल से बात करें कि यहाँ से जाएंगे तो बूंदी के चौहान, और अगला है कौन सा, कोटा के चौहान। यहाँ कौन से होंगे, सिरोही के चौहान,
तो इनको उतार लो आप। बाकी के जो इनके डिटेल है इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। बाकी नेक्स्ट क्लास में।